नमस्कार साथियों, आज की इस सच्ची कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। हो सकता है कि आपकी आंखों से आंसू निकल जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वह बेहद गरीब थी, बालाघाट के आदिवासी परिवार में पली बढ़ी, लेकिन पढ़ने में बेहद ही होशियार थी। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। 12वीं में आई तो भोपाल के एक परिवार ने झूठ बोलकर अपने बेटे से शादी करा दी कि हम अपनी बहू को डॉक्टर बनाएंगे, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसे अपनी बेटी समझेंगे। लेकिन 16 साल की दुल्हन को ससुराल वालों ने नौकरानी बना दिया। दिन भर उससे काम करवाते थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं देते। कपड़ों में रोटियां छुपा कर रखती थी और टॉयलेट में जाकर उन रोटियों को खाना पड़ता था। पति रोज रात को पीटता। क्यों पीटता था? कोई वजह नहीं। ऐसे माहौल में भी उसने बिना कॉलेज जाए एक हमदर्द की मदद से बीए कंप्लीट कर लिया। एक दिन अपने 2 बच्चों को लेकर घर से भाग गई। सिलाई और ट्यूशन पढ़ा के अपना और अपने बच्चों का पेट पाला। MPPSC का एग्जाम क्लियर किया और अब वह नगरीय प्रशासन में जॉइंट डायरेक्टर है और ग्वालियर में पदस्थ है। साथियों, ये कहानी है सविता प्रधान गौड़ की, जो कि इस समय ग्वालियर में नगरीय प्रशासन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के संघर्ष को साझा किया, जिसके बाद सविता देश भर में चर्चा में आई। पत्रकारों ने ग्वालियर में उनके दफ्तर में उनसे जब बात की तो सविता ने पहली बार कैमरे के सामने खुलकर बातें की और अपनी आप बीती सुनाई। तो जानते हैं सविता की जुबानी। मेरा जन्म सन 1982 में बालाघाट जिले के मंडई में एक गांव में हुआ, जहां के अधिकतर लोग शेड्यूल्ड ट्राइब के आदिवासी गरीब थे। खेती और मजदूरी करके रोजी रोटी चलाते। मेरे पिताजी भी मजदूरी और खेतों से अपना परिवार चलाते थे। गांव में स्कूल मात्र 10वीं तक ही था। 10वीं की पढ़ाई के बाद मेरे पापा मेरी शादी के लिए भाग दौड़ करने लगे। कहते थे कि बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में पिता की एड़ियां घिस जाती हैं। गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर मलहेरा गांव था। वहां 12वीं तक का सरकारी स्कूल था। मैंने जिद करके वहां एडमिशन ले लिया। गांव से ही अप डाउन करती रहती थी। 11वीं 12वीं में मैंने बायो विषय से पढ़ाई की। उन दिनों स्कूल में किसी ने मुझे बताया था कि बायो से पढ़ने वाले डॉक्टर बनते हैं और मुझे डॉक्टर बनना था, इसलिए मैंने बायो से पढ़ाई कंटिन्यू रखी। गांव से बलहेरा तक एक ही बस चलती थी, जिसका किराया 2 रुपये था, लेकिन यह हमारी क्षमता से बाहर था। लेकिन माँ इधर उधर से काट कर मुझे बस के लिए 2 रुपये देती थी। मेरी माँ मुझे पढ़ाना चाहती थी, एक कामयाब इंसान बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मेरे स्कूल में छोटी सी एक नौकरी कर ली। वह मेरे साथ बलहेरा गांव में ही रही और मुझे पढ़ाया। 1998 में मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा दी। मैं 16 साल की थी। रिजल्ट आने से पहले ही मेरी शादी तय कर दी गई। उस उम्र तक मैं ठीक से शादी का मतलब भी नहीं जानती थी। मुझे पढ़ना था और मुझे डॉक्टर बनना था, शादी नहीं करनी थी। दूर तक आगे की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी बड़े शहर में रहकर पढ़ने की मेरी हैसियत भी नहीं थी। इसी बीच एक बड़े घर से रिश्ता आया। उस दिन मेरे पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिस घर से मेरे लिए रिश्ता आया था वो काफी रसूखदार परिवार था। उस घर के लोग शिक्षित और बड़े सरकारी पदों पर थे। मेरे पिता ने उनसे गर्व से कहा कि हमारी बेटी पढ़ने में अच्छी है। तो जवाब देते हुए उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि हमारी भी इसी तरह की इसी उम्र की एक बेटी थी, वह भी डॉक्टर बनना चाहती थी। हाल ही में वह हमें छोड़कर चली गई, उसकी डेथ हो गई है। हम सविता को ही अपनी बेटी मानकर पढ़ाएंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। मेरा होने वाला पति मुझसे तकरीबन 12 साल बड़ा था, लेकिन मेरे भविष्य को देखते हुए पापा शादी के लिए तैयार हो गए। मैं अपने बाबा की खुशी के लिए तैयार हो गई। वह रोज रात को मुझे पीटता था। मुझसे नौकरानी की तरह काम लिया जाता था और जो बचता था वही खाना मिलता था। नहीं बचता था तो भूखे ही रहना पड़ता था। सविता ने बताया कि 1998 में मेरी शादी हुई। गांव की मिट्टी के कच्चे घर से मेरी विदाई हुई।
मैं पहली बार भोपाल गई। ससुराल वाले भोपाल में एक बड़े फ्लैट में रहते थे। ये सब मेरे लिए नया था। मुझे लगा मैं ठीक जगह पर पहुंच गई हूं। यहाँ से अपने डॉक्टर बनने के सपने को बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकूंगी। पहला दिन सामान्य बीता। दूसरे दिन पता लगा कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ अफेयर में है। परिवार वालों के बर्ताव से लगा कि उन्हें शायद एक नौकरानी चाहिए थी, इसलिए एक छोटे से गांव के गरीब घर में शादी कर ली। मैं भले ही गरीब घर से थी, लेकिन माता पिता ने मुझे बड़े प्यार से पाला था। ससुराल जाते ही मेरी जिंदगी तबाही हो गई थी। वे लोग दिन भर मुझसे घर का काम करवाते। मुझे काम वाली बाई की तरह ट्रीट किया जाता। घर में एक दादी सास भी थी, बीमार रहती थी, बिस्तर पर ही सोच कर दिया करती थी। वे लोग हर टाइम मुझसे उनकी गंदगी साफ करवाते थे। मैं 5-6 लोगों का नाश्ता फिर खाना बनाती, झाड़ू पोछा लगाने के साथ पूरे घर के कपड़े साफ करती थी। घर के टॉयलेट साफ करने से लेकर किसी को पानी भी देना है तो वो भी मुझे ही देना होता था। इसके अलावा मेरे ससुर हर रोज मुझसे अपने शरीर की मालिश करवाया करते थे। तब तो मैं बच्ची थी, इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अभी सोचती हूँ तो मुझे घिन आती है। रात होते ही मैं खौफ ज़दा हो जाती थी, क्योंकि हर रात मेरा पति मुझे बुरी तरह जानवरों की तरह पीटता था। भरी हुई आंखों के साथ सविता ने आगे बताया कि मुझे आज तक नहीं पता कि वह मुझे इतना क्यों मारता था। उस वक्त मेरी पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैं बस हर समय डरी हुई रहती थी। सास भी उसका पूरा साथ देती थी। मैं सब कुछ सहती रही। मेरी एक ननंद भी थी, वह MBBS कर रही थी। वह मुझे हीन भावना से देखती, बात भी करना पसंद नहीं करती थी। एक छोटा देवर था जो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन परिवार के दबाव के चलते वह खुलकर मेरा साथ नहीं दे पा रहा था। चोरी छिपे मेरी मदद कर दिया करता था। घर की स्थिति ऐसी थी कि मुझे खाने तक के लाले पड़ गए थे। अभी मेरा वजन 57 किलो है, लेकिन उस वक्त मेरा वजन मात्र 38 किलो था। मैं ना सो पाती थी, ना खाने को मिलता था, बस काम करना होता था। इसी के चलते मैं बीमार भी रहने लगी थी। खाने को लेकर कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती थी कि मुझे अपने अंडरगारमेंट्स में 2-3 रोटी छुपाकर रखनी पड़ती थी, फिर टॉयलेट में जाकर छुपकर खाती थी। मेरे ससुराल में मेरे लिए नियम था कि मैं खाना बनाकर सबसे पहले सबको खिलाऊंगी। उसमें से यदि कुछ बचा तो खाऊंगी और नहीं बचा तो नहीं खाऊंगी। खाना बनाने के लिए सास लिमिटेड सामान ही देती थी। मुझे खुद के लिए दोबारा बनाने की अनुमति नहीं थी। उस घर में मेरे लिए नियम था कि आप सोफे पर नहीं बैठोगी, टीवी नहीं देख सकते, खुलकर कभी हंस नहीं सकते। किसी से बात करनी है तो उससे सर झुकाकर बात करनी होती थी। मेरे गांव के किसी भी घर में मोबाइल फोन तो दूर, टेलीफोन भी नहीं था। शादी के बाद कई महीनों तक मेरी घर पर बात नहीं हो पाई थी। एक दिन मेरे पापा मुझसे मिलने भोपाल आए। उस दिन भी सुबह सुबह पति ने मेरी पिटाई की थी। जगह जगह नीले निशान पड़ गए थे। मैंने पापा से अपनी पूरी परेशानी बताई और उनसे खुद को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। पापा ने कहा, बेटा शाम को तैयार रहना, मैं शाम को आकर तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं रात 9 बजे तक उनका बेसब्री से इंतजार करती रही, लेकिन पापा नहीं आए। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और ऐसा लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। खैर, मैं छोटी थी, सामाजिक दबाव को नहीं समझती थी। मेरे पापा शायद इसी वजह से मुझे अपने साथ नहीं ले गए थे। पापा के वापस जाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई। पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान भी उन लोगों ने मेरे साथ कोई रियायत नहीं बरती, किसी ने भी रहम नहीं किया। लगातार पूरा काम करती रही और मार खाती रही। बात करते करते सविता की आंखों में आंसू भर आए। आंसू पोंछते हुए उन्होंने आगे बताया कि 2.5 साल में उनके 2 बच्चे हुए। दोनों बच्चों की उम्र में केवल 1.25 साल का फर्क है। मेरी शारीरिक और मानसिक हालत लगातार खराब होती जा रही थी। इस परिस्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे मन में ख्याल आते थे कि मैं इन सब का मर्डर कर दूं या फिर खुद ही मर जाऊं।
मैं मानसिक तौर पर बीमार रहने लगी थी। मैं हमेशा प्लान बनाती थी कि इन लोगों को कैसे मार दूं। फिर मुझे जेल का डर सताता था कि इन्हें मार दूंगी तो डेड बॉडी कहां पर छिपाऊंगी, पुलिस पकड़ लेगी तो क्या होगा। यही सब सोचकर मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। आखिर में फैसला किया कि मैं खुद को ही खत्म कर लेती हूँ। सुबह का वक्त था। मैंने अपने बड़े बच्चे को सुलाया, छोटे बेटे को दूध पिलाकर लेटाया और अपनी साड़ी को पंखे से बांधने लगी। दरवाजा बंद था। खिड़की के पास से मेरी सास गुजरी। उसने देखा कि मैं पंखे से साड़ी बांधकर लटकने वाली हूँ। इसके बावजूद भी वो खड़ी खड़ी तमाशा देखती रही, जैसे कि चाह रही हो कि मैं मर जाऊं। मैं मरने ही वाली थी। फिर सोचा कि मैं इन जैसे लोगों के लिए अपनी जान क्यों दे रही हूं। मैं सच में मरना नहीं चाहती थी। फिर उसी दिन मौका मिलते ही मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से भाग गई। मेरे पास ना तो पैसे थे, ना कोई जान पहचान। बाहर मेरा कोई नहीं था, इसलिए मैं घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उस दिन मेरे अंदर ऐसा गुस्सा था कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। मैंने सोच लिया था कि जो यहाँ करती हूँ वही काम बाहर भी कर लूंगी। झाड़ू पोछा बर्तन कर लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। बच्चों को मजदूरी करके पाल लूंगी। घर छोड़ने के बाद मैं यहाँ वहाँ भटकती रही। रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन पता नहीं था कि कहाँ जाना है। तभी मुझे एक कजिन सिस्टर की याद आई। वह भोपाल में ही अपने भाई के साथ एक कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वह पार्लर में भी काम करती थी। मैं उसके पास गई, उसने मुझे सहारा दिया। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ में उनके साथ उसी कमरे में रही। 2-4 दिन बाद मैं भी अपने लिए काम ढूंढने लगी, ताकि मैं उनके ऊपर बोझ ना बनूं। गांव में मेरी माँ कपड़ों की सिलाई करती थी। बचपन से मैंने भी उनको देख देख कर सिलाई करना सीख लिया था। मैंने पास में ही एक सिलाई की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। कुछ पैसे जोड़कर मैंने सिलाई मशीन खरीद ली। वो मशीन 2700 रुपये की आई थी। मशीन खरीदने के बाद मैंने अपना खुद का सिलाई का काम शुरू कर दिया। साथ ही मैंने एक पार्लर में भी पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। जो टाइम बचता उसमें अपने कॉलोनी के पहले और दूसरी कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। इतने पैसे आने लगे कि मैंने अलग से एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। बच्चों को पाल रही थी। सबसे ज्यादा सुकून तो इस बात का था कि मुझे मार नहीं खानी पड़ती थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, सपोर्ट किया, मेरे साथ रहने लगी। अभी मैं दिन रात मेहनत करके भी 3-4 हजार रुपए ही कमा पा रही थी। महीने भर में सब खर्च हो जाते थे। बच्चे बीमार पड़ते तो उन्हें डॉक्टर तक को नहीं दिखा पाती थी, बल्कि मेडिकल स्टोर से ही दवाई लाकर उनको खिलानी पड़ती थी। मैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से लगातार अच्छी नौकरी तलाशती रहती। दरअसल ससुराल में रहते हुए मैंने चोरी से बीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसमें मेरी मदद मेरे कजन देवर मंजीत भैया ने की थी। कॉलेज की फीस भी उन्होंने ही भरी थी। कुछ किताबें भी दिलाई थी। मैं कभी कॉलेज नहीं गई, बस घर में थोड़ा बहुत पढ़कर परीक्षा देती गई और पास होती गई। अब नौकरी की तलाश में मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी। रोजगार निर्माण पेपर में भी नौकरियां तलाशती रहती। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि पीएससी का विज्ञापन निकला है। मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस मैं ये जानती थी कि इससे लोग डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी तक बनते हैं। रोजगार निर्माण में इसकी तैयारी कैसे करनी है सब कुछ लिखा हुआ था। इस नौकरी की सैलरी 12,000 रुपये महीना लिखी थी। सैलरी देखते ही मैंने ठान लिया कि अब मुझे यही नौकरी करनी है। मैंने मंजीत भैया से बात की तो उन्होंने मुझे परीक्षा के बारे में बताया। जरूरी किताबें दी, क्योंकि मेरे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने सोच लिया था कि एक बार में नहीं होगा तो दूसरी तीसरी बार में होगा, लेकिन मैं करती रहूंगी। मैंने बिना गाइडेंस या कोचिंग के तैयारी शुरू कर दी। 12-12 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी। पार्ट टाइम नौकरी भी करती रही। माँ भी सिलाई करके घर का खर्च चलाती रही। 2005 में मैंने पहले ही अटेम्प्ट में पीएससी की प्री परीक्षा पास कर ली। अब मुझे मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी थी। मैंने कई साल से कलम नहीं पकड़ी थी। मेरी राइटिंग और राइटिंग स्किल बहुत ही खराब हो चुकी थी। मैंने अपनी लिखावट पर बहुत काम किया, लिखने की स्पीड बढ़ाई
साफ सुथरा लिखना सीखा। सवालों का जवाब किस लहजे में लिखना है वो भी सीखा। लिखते लिखते मेरी अंगुलियों में गांठें पड़ गई थी। मेरी शारीरिक स्थिति बेहद ही खराब थी। स्ट्रेस के चलते मुझे माइग्रेन था, एनीमिया और सर्वाइकल भी हो गया था। इसकी वजह से मेरी मेमोरी भी खराब हो गई थी। जो चीज़ें एक आम इंसान को एक बार में ही याद हो जाती है वह मुझे 10 से 12 बार में बड़ी मुश्किल से याद हो पाती थी। मेरी यह हालत हो गई थी कि जिस व्यक्ति से मैं 2-3 बार मिल चुकी हूँ वह यदि चौथी बार मिलता था तो मुझे याद नहीं आता, मैं उसको पहचान नहीं पाती थी। मैंने खुद पर भरोसा किया, मेहनत की और लगी रही। ईश्वर की कृपा से मेरा मेंस एग्जाम भी क्लियर हो गया। MPPSC का इंटरव्यू का कॉल आया। इंटरव्यू देने के लिए मुझे इंदौर जाना था। उस वक्त मेरे पास इंटरव्यू देने जाने के लिए कपड़े भी नहीं थे। मैंने अपनी एक मुंह बोली बुआ जी से उनकी साड़ी मांगी। वो हेल्दी थी, उनका ब्लाउज बड़ा था। मैंने उस ब्लाउज को खुद सिलकर अपने नाप का बनाया। उन्होंने मुझे किराया भी दिया। वही साड़ी पहनकर मैं इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यू में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। पहली परीक्षा पास करने के बाद भी 1 साल तक मेरी पोस्टिंग कहीं नहीं हुई। मैंने MPPSC का दूसरा एग्जाम दे दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। इसी बीच मेरा पहली परीक्षा का कॉल लेटर आ गया। नरसिंहपुर जिले के एक गांव में चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के तौर पर मेरी पहली नियुक्ति हुई। नौकरी लगने के बाद मेरा पति मेरे पास आने लगा, मुझे धमकाने लगा, पैसे की डिमांड करता था। कहता था कि मुझे गाड़ी दिलवा दो। वह हर 2-3 महीने में आने लगा था। इसी के चलते मैंने मंडला ट्रांसफर करवाया। वहां मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर और म्युनिसिपल ऑफिसर दोनों पदों की जिम्मेदारी निभा रही थी। पति मंडला में भी पहुंचने लगा, मेरे साथ मारपीट शुरू करने लगा। इसके बाद मंडला के SP मुदगल जी से मेरी जान पहचान हुई तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया, मेरी हिम्मत बंधाई। जब अगली बार मेरा पति मुझे मारने आया तो मैंने उस पर FIR दर्ज करवाई। साल 2008 में मैंने उससे लीगली डिवोर्स ले लिया। तब जाकर मैं साहसी बन पाई। आज मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वे बहुत खुश हैं। मैं भी एक हेल्दी जीवन जी रही हूँ। सविता प्रधान सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती है। इंस्टाग्राम पर लगातार पोस्ट करती रहती हैं। पहले पति से तलाक के 7 साल बाद यानी साल 2015 में सविता ने डिजिटल क्रिएटर हर्ष रॉय गौड़ से दूसरी शादी की है। दूसरी शादी से उनका तीसरा बच्चा भी हो गया है। तीनों बच्चे सविता और उनके पति हर्ष ग्वालियर में एक साथ रहते हैं। हाल ही सविता ने हिम्मत वाली लड़कियां नाम से एक YouTube चैनल की भी शुरुआत की है। सविता बताती है कि इस पूरी लड़ाई में मैंने हिम्मत नहीं हारी। सोच लिया था कि मरना ही है तो कुछ करके मरूंगी। खैर, भगवान ने मेरा साथ दिया। मेरा सौभाग्य है कि अभी तक जहां भी मेरी पोस्टिंग रही है वहां मैं पहली महिला ऑफिसर रही हूं। मैं नगरीय प्रशासन कैडर से MP की पहली नगर निगम कमिश्नर रही हूं। पहली महिला जॉइंट डायरेक्टर रही हूं। मध्य प्रदेश के जितने जिला मुख्यालय हैं जहां भी मेरी पोस्टिंग हुई, मैं पहली महिला चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर भी रही हूं। मैं पहली महिला CEO स्मार्ट सिटी भी रही हूं और अभी मैं ग्वालियर में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हूं। ग्वालियर और चंबल दोनों डिवीजन मेरे ही पास हैं। तो यह थी मेरी कहानी और अपने ही जैसी महिलाओं को मैं कहना चाहती हूं कि कभी भी डर कर हिम्मत ना हारें, बल्कि डटकर उन परिस्थितियों का मुकाबला करना सीखें। मुश्किलें तो सबके जीवन में आती है, लेकिन उन मुश्किलों से घबराकर, परिस्थितियों से डरकर कभी भी भागना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर सहर्ष उनका मुकाबला करें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये सच्ची कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, इसलिए एक लाइक तो साथियों जरूर बनता है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।